हाँ जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, yes, sir. देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न ये कहता है, मैं ना फटाफट एक बारी ऊपर ऊपर से सारे बताता जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक सेकंड, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि while recording business transaction in the books of accounts, we assume that the business will be carried on indefinitely. गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कोई ये सोचकर बिजनेस शुरू नहीं करता कि मैं 2 साल में बंद कर दूंगा। हर कोई ये सोचकर बिजनेस शुरू करता है कि हमेशा के लिए ये मेरा बिजनेस बन जाएगा, यानी कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का कोई पर्सन उसको चलाएगा, लेकिन वो बिजनेस चलता रहेगा, मतलब इनडेफिनेटली चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई द बिजनेस परचेजेस फिक्स्ड असेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल एंड फर्नीचर एटसेट्रा। अदरवाइज वी वुड हैव हायर्ड दीज असेट्स फॉर शॉर्टर पीरियड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने देखा है कि जब कहीं पर शादी होती है तो हम टेंट वालों से कुर्सियां मंगवाते हैं? ये देखा है ना सबने? Yes, sir. यस सर। हम उन कुर्सियों को खरीदते क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमें सर एक दिन के लिए चाहिए होती है। उसके बाद कोई काम नहीं है। हाँ, क्योंकि हमको सिर्फ एक दिन के लिए यस सर। चाहिए। पर अगर अगर वो चीज मुझे हमेशा के लिए चाहिए तो मैं उसको किराए पे थोड़ी ना लूंगा। मैं कहूंगा यार इसको खरीद ही लेता हूँ, उसके बाद चाहे ये 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल चले, फिर 20 साल बाद अगर ये खराब हो गई कुर्सी तो मैं दूसरी खरीद लूंगा। पर मेरे खरीदने का कारण क्या है कि मेरा बिजनेस डेली। जो है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि बिजनेस हमेशा इनडेफिनेटली चलता रहता है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? एवरीबॉडी? यस सर। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसकी बात हम करेंगे, लेकिन पहले हम इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो यही है कि इनडेफिनेटली बिजनेस कैरी ऑन होता है। ठीक है ना? ये गोइंग कंसर्न का बेसिक लॉजिक है। फिर हम आते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और तीसरा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। और चौथा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कह लो या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कह लो। ठीक है, बेसिकली ये चार मेन हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। चार मेन है। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। देखो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है, जो मैं आपको शुरू से कहता आया हूं, कि इन अकाउंट्स वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स प्रोप्राइटर्स। बिजनेस इज एज्यूम्ड टू हैव डिस्टिंक्ट एंटिटी, यानी कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों सेपरेट हैं। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। सेपरेट एंटिटीज मतलब अलग अलग हैं इन द आइज ऑफ लॉ। ओनर नंबर 1 की जगह ओनर नंबर 2,
फिर ओनर नंबर 2 की जगह ओनर नंबर 3, ओनर नंबर 3 की जगह ओनर नंबर 4। यानी कि ओनर बदलते चले जाते हैं, बिजनेस वही रहता है। मतलब इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस की अलग एंटिटी है, ओनर की अलग। और ये कह रहे हैं, मतलब ये प्रिंसिपल कह रहा है, वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नेवर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोप्राइटर्स। यानी कि हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर इन्होंने एक और लाइन लिखी है, द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर इन इट्स ओन बिजनेस is considered liability from business point of view. This is very 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 important point कि ओनर जो कैपिटल लगाता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी है जो बिजनेस की ओनर की तरफ है। मैंने आपसे हमेशा ये कहा है ना, तो ये तो क्लियर है ना सबको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब जब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें यही सब बातें वो एक केस स्टडी की फॉर्म में आपके सामने रखेंगे, और वो केस स्टडी में आपको ये पता लगाना होगा कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। वो केस स्टडी आपके सामने रखी जाएगी, मैं आपको भेजूंगा ऐसी केस स्टडीज, तो आपको काफी क्लियर हो जाएंगी बातें। पर पहले आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना चाहिए। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस ये दोनों सेपरेट है, ठीक है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। फिर एक कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट। ये सबको पता है, इन बिजनेस वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। यानी कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट हैव देयर मॉनिटरी वैल्यू। यानी कि उस ट्रांजैक्शन में कुछ मनी की टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए, 1000, 2000, 500 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। आप समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं? Yes, sir. तो मनी मेजरमेंट का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्डिंग होती है। यानी कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती जो मनी की टर्म्स में मेजर ना की जा सके। तो वो आपको जब केस स्टडी बना के देंगे तो वो कुछ ऐसी केस स्टडी बनाएंगे जिसमें कुछ बोलेंगे कि एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय को थप्पड़ मार दिया। अब उसको हम मतलब बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? विच प्रिंसिपल इज नॉट मतलब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन टू नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो आपको बताना होगा कि एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा, इसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसमें नहीं अप्लाई हो सकता। इस तरीके से केस स्टडीज बनेंगी। तो मैंने आपको ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल दे दिया, मैं भेजूंगा आपको उस बुक में से, बस आपको क्लियर होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखा है, पर उतना लिखा है जितने में बातें क्लियर हो जाएं। बुक्स ने काफी कुछ लिखा है मगर वो कंफ्यूजन बहुत करती है। तो हो सके तो आप पहले मेरे असाइनमेंट से पढ़ने के बाद बुक में से पढ़ना, तो आपको बुक से पढ़ी हुई बात जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ना काफी कुछ कट शॉर्ट करके ये बनाया है। अब देखो जैसे यहाँ इन्होंने मैंने कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर में दिया है,
those transactions which do not have monetary value are never recorded, such as change in industrial, fiscal, economic policies and change in fashion. अब फैशन में बदलाव आ गया, आप इसे बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे? पैसों की टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते आप। तो ये सब कुछ ना वो केस स्टडी में बताएंगे आपको, और आपको पता होना चाहिए कि ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसमें की वजह से ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग मेरे समझाने के बाद एक बारी इसको थॉरली पढ़ लेना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता हूं मैं अकाउंटिंग पीरियड। मैंने आपसे क्या कहा था कि बिजनेस के अंदर क्या एम होता है बिजनेसमैन का? प्रॉफिट कमाना। कमाना। प्रॉफिट अर्न कर। और प्रॉफिट अर्न करने के बाद साल के एंड में हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना होता है। गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैन बी हैड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये चाहें कि भाई मेरा बिजनेस 100 साल तक चल रहा है, तो 100 साल बाद निकालूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, कि 100 साल बाद मैंने इतना कमाया। मगर वो कह रहे हैं बिजनेस एज अ गोइंग एंटिटी will continue indefinitely and we will have to wait for a very long period to estimate the financial result of the business. So it will be too late to wait for the results. So the lifespan of accounting should be split into shorter and convenient period. मतलब हमारी फर्म कितना कमा रही है ये हमने छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है कि हम इतने पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब वो कह रहा है एट प्रेजेंट अकाउंटिंग पीरियड्स आर रिगार्डेड एज 12 मंथ्स, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 साल का है इंडिया के अंदर, 1 ईयर। अब वो कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, यानी कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया। हाँ जी बोलो सर। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज में हमें 3 मंथ्स में क्यों देना होता है? देखो जब इसमें लिखा है एक पॉइंट। मैं बताता हूं कि जो बेसिकली जो कंपनीज होती है ना, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनकी जो टर्नओवर होती है ना, उनकी टर्नओवर जो है वो मिलियंस बिलियंस में होती है। टर्नओवर का मतलब है पूरे साल में जो वो बिजनेस करते हैं ना, वो करोड़ों में खरबों में पहुंच जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि सर टर्न हाँ बोलो बोलो सर टर्नओवर क्या मतलब हमारी इनकम हुई पूरे मतलब साल की, या तो जितना हमने स्टॉक बेचा है वो हुआ? नहीं, टर्नओवर का मतलब है पूरे साल में, अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो पूरे साल में जितनी मैंने सेल करी। अब एक छोटा बिजनेसमैन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके ऊपर होती है पार्टनरशिप, उसके ऊपर होती है कंपनी। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, वो कहती है कि हमने साल में 1 करोड़ की सेल करी, साल में 1 करोड़ की सेल करी, साल में 1 ईयर की बात कर रहा हूं। तो उसके ऊपर खर्चे माइनस करा के अकाउंटेंट ने शो किया कि भाई इन्होंने 20 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए, 1 करोड़
की सेल करी और उसमें से खर्चे काट दिए तो 20 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो हमें टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? और वो अलग अलग कैटेगरी होती है जो कि भी है, मतलब मेरा मतलब है एक हमारा टैक्स 20 लाख पे देना पड़ेगा ना, वो जिस भी कैटेगरी में फॉलो उसको छोड़ो, उतनी गहराई में नहीं जा रहे हम। हमें टैक्स 1 करोड़ जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से देना होता है। है ना, तो इसका मतलब 1 करोड़ तो हमारी टर्नओवर हो गई कि हमने पूरे साल में इतनी सेल करी। अब उसमें से हमारे जो खर्चे हुए वो काटेंगे तो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा थोड़ा सा। समझ गए ना बात? यस सर। तो हमें उस प्रॉफिट पे टैक्स देना है। अब आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरे साल की टर्नओवर कितनी है? एक ऐसे ही रफली बोल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है। मैंने कितना अमाउंट लिखा है? 25,000 करोड़। ये उनके पूरे साल की सेल है। इसका मतलब है अगर वो अपने खर्चे माइनस करेंगे तो उनका प्रॉफिट निकलेगा, पता कितना? 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया उन्होंने, 6,000 करोड़ का। तो उसके ऊपर टैक्स भी निकल कर आएगा उनका कि भाई उसके ऊपर अगर 30% टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने तो 6,000 करोड़ का 30% होता है 1,800 करोड़ का तो टैक्स देना है उन्होंने 1 साल का। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो गवर्नमेंट पता है क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि इतना मोटा अमाउंट एक साथ देने की बजाय हम ना क्या कर लेते हैं कि आपके उस 1 साल को ना छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, 3-3 महीने। मतलब इट इज लाइक अप्रैल, मई, जून, ये आपका हो गया एक क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर। तो आप 3 महीने का टैक्स अलग से दे दो हमें, फिर अगले 3 महीने का टैक्स दे दो, फिर अगले 3 महीने का, फिर अगले 3 महीने का, बाद में पूरे साल का इकट्ठा निकाल लेंगे। अगर कुछ कम बना तो वापस दे देंगे हम, ज्यादा बना तो आप और दे देना। आप समझ रहे हो ना बात? मतलब कंपनी जो है वो हर 3 महीने के अंदर टैक्स देती है गवर्नमेंट को, जिसको वो लोग बोलते हैं एडवांस टैक्स। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है उनके लिए जिनकी टर्नओवर काफी ज्यादा है। समझ गए बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? और जितनी भी बड़ी बड़ी यस सर। कंपनीज हैं वही वो कंपनी ऐसे बड़ी बनी है कि उन्होंने लोगों में शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा किया है, तो वो उन्होंने पब्लिक को अपना शेयर होल्डर बनाया है। तो कंपनी के पास इतना सारा पैसा आ गया। अब वो इतना सारा पैसा एक अकेले इंसान का नहीं है, कई लोगों ने मिलके लगाया है। तो उस वजह से उस कंपनी की टर्नओवर जब इतनी ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि आपने ना हमें क्वार्टरली पे करना है टैक्स। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेसमैन जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए या आप लोगों के पेरेंट्स हो गए जिनकी शॉप है या जिनका अपना बिजनेस है, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे यार हमें तो साल में एक ही बार देना पड़ता है, क्योंकि हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, हम एक छोटे से बिजनेसमैन है, यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं। आपको मैंने कहा था किसी पुरानी क्लास में कि आप लोग जब कॉलेज में पहुंचोगे तो आपको वो पूरा का पूरा लॉ सिखाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा लॉ आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा लॉ। यानी कि आपको एक एक सेक्शन बताया जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बना रखे हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट को ये सब जानने होते हैं, मतलब उनके कोर्स के अंदर होते हैं। फिर बाद में जाकर अगर उन्हें स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो लोग सीए करते हैं, क्योंकि सीए को इन सब का पूरा एक्सपर्ट बनाया जाता है, ताकि कल को अगर आप किसी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपके ऊपर यही जिम्मेदारी होगी कि उस कंपनी को के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हुए कंपनी को कम से कम टैक्स में किस तरीके से लाया जाए, यानी कि कंपनी किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा उठाकर टैक्स कम से कम पे करे।
ये एक अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है। तो एक तरह से टैक्स बचाने की बात कर रहा हूं मैं। तो वो एक अकाउंटेंट को सिखाया जाता है कि कैसे तरीकों से टैक्स बचते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? ठीक है, यस सर। तो ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड हो गया कि डिवाइडिंग लाइफ ऑफ बिजनेस इनटू स्मॉलर इंटरवल्स। मैं ना शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, तो यानी कि आपको गोइंग कंसर्न समझ में आया, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और अकाउंटिंग पीरियड समझ में आया। अब इसके आगे जो और हैं वो मैं एक एक करके आपको समझाता चला जाता हूं, आपको वो सब क्लियर हो जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो मैं कल कराऊंगा। और आज मतलब मैं हर हाल में आपको वो कुछ केस स्टडीज वगैरह भेज दूंगा ताकि आप उनको कर सको, मतलब फिर डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ठीक है, 5 है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये कह रहे हैं बेसिकली जब एक कंपनी एक बिल्डिंग खरीदती है, शॉप खरीदती है, मैंने अपने एग्जांपल में क्या बोला था, हमने कितने की शॉप खरीदी? 20 लाख की। मैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं जो मैंने आप लोगों के साथ पहली क्लास में लिया था, कि मैंने आपसे कहा था कि हमने 20 लाख की शॉप खरीदी। ठीक है, याद आ गया सबको? ठीक है, यस सर। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये टेक्निकल वर्ड है, इसका सिंपल शब्दों में मतलब है जितने में मैंने उसे खरीदा है, एक्वायर किया है। एक्वायर मतलब मैंने उसे खरीदा है, वो चीज मेरी हो गई 20 लाख रुपए में। लेकिन एक बात बताओ, 10 साल बाद भी क्या उस शॉप की वैल्यू 20 लाख ही रहेगी? नो सर। No, sir. उसकी कुछ तो वैल्यू चेंज होगी ना। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। यानी कि वैल्यू उसकी बढ़ती घटती है, लेकिन हम लोग बुक्स के अंदर ना उस असेट को कैरी ऑन करते रहते हैं उसी वैल्यू पे जितने में खरीदा था या जितने में एक्वायर किया था। तो इसलिए इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब पास्ट में मैंने जितने में खरीदा था वही वैल्यू 10 साल बाद भी किताबों में वही चल रही होती है कि वो शॉप जो है 20 लाख की है, असल में चाहे उसकी वैल्यू 50 लाख हो, क्योंकि सर जी बोलो। सर फिर हम अगर शॉप को बेचेंगे तो प्रॉफिट लिखेंगे, जैसे 50 लाख की गई तो 30 लाख का प्रॉफिट हो। बिल्कुल, उसको उसको भी आपको सिखाया जाएगा आगे चलकर लॉ में कि उसको गवर्नमेंट बोलती है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन? कैन एनीबॉडी टेल? बहुत छोटा सा प्रॉफिट मतलब कुछ कमाया हमने सेल्स से, और गेन मतलब जैसे अभी हाउस का है शॉप। Irregular activity. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हाँ, क्या बोला आपने? खुशी सही बोला, दोबारा बोलो। सर, irregular activity जैसे हम नॉन करंट एसेट को कभी वो कर देते हैं सेल, तो ये हमारी एक वो हो गई। तो सिंपल शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हो। पहले भी सही बोला था आपने, जिसने किसने बोला था? मुझे दिव्यांश ने बोला था, और खुशी ने भी सही बोला। इसको मगर ऐसे बोलो कि प्रॉफिट होता है
उस सिचुएशन में जब एक रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी की जाती है, रिकरिंग नेचर यानी कि बार बार जो चीज की जाए उससे जो हम कमाते हैं दैट इज प्रॉफिट, और गेन होता है नॉन रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी से, यानी कि कभी 10 साल में एक बार हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो उसमें जो हुआ वो गेन है, या 10 महीने में मैंने बेच दी तो गेन है। अब मैं रोज थोड़ी ना प्रॉपर्टी बेचूंगा, मेरा प्रॉपर्टी का काम थोड़ी ना है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। मगर यस सर। मगर मैंने आप लोगों को डेबिट क्रेडिट में क्या सिखाया था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बोला था ना मैंने ये रूल। यस सर। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों की ट्रीटमेंट एक जैसी है, बुक्स के अंदर दोनों को क्रेडिट ही किया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और गेन है तो एक ही कैटेगरी ना, चाहे थ्योरेटिकली डिफरेंट है बट है तो दोनों की दोनों मेरी कमाई। बस वो एकदम मतलब एक तरह से अचानक हो गई, और प्रॉफिट जो है वो मैंने सोची समझी हुई, भाई एक चीज 100 रुपए की ली और 120 की बेच दी तो 20 रुपए कमा लिए, वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि historical approach of presenting assets and liabilities has clear advantage over other approaches of valuation because it is reliable, verifiable and definite। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये अप्रोच फॉलो ना की जाए तो कोई भी वैल्यू लिख के बैठ जाएगा, तो ऐसे तो एक्चुअल वैल्यू कभी पता लग ही नहीं सकती। तो आपको एग्जैक्टली वो वैल्यू लिखनी चाहिए जितने में उसे खरीदा था, बाद में जब आप अपने बिजनेस को बेचने लगोगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तब निकाल ली जाएगी, मगर बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट ही रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डुअल, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट, यानी कि अब क्योंकि आप लोग डेबिट क्रेडिट समझ चुके हो इसलिए उसे बताना थोड़ा आसान लगेगा कि हर डेबिट के अगेंस्ट कुछ क्रेडिट होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डुअल एस्पेक्ट, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, अगर उसकी वजह से कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट भी जरूर होगा। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर कोई असेट बढ़ता है
तो कोई दूसरा असेट या तो घटेगा, या फिर अगर कोई असेट बढ़ता है तो उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ेगी। यानी कि जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में बोला था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स में या तो दोनों तरफ बढ़ेगा या तो दोनों तरफ घटेगा, या तो खाली असेट में बढ़ेगा और घटेगा, तो हमारी दोनों साइडें इक्वल रहेंगी। तो ये इट इज बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या कहें डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके ऊपर कैसे कोई केस स्टडी बनेगी वो मैं आपको भेजूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे जो उस बुक में है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब आ रही है सामने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एक मिनट लिए क्लियर ही कर रहा हूं पूरी स्क्रीन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको पढ़ के समझ, पहले रीड करूंगा फिर समझाता हूं। हो सकता है ये आज के लिए आज का लास्ट कॉन्सेप्ट हो, उसके बाद कल थोड़ी सी ज्यादा देर की क्लास लेके कंप्लीट कराऊंगा, चाहे जो डबल क्लास लेनी पड़े। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। यानी कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज देकर जो भी मेरे पास आया वो रेवेन्यू है, जो भी आया मेरे पास वो रेवेन्यू है। द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स व्हेन वी शुड एज्यूम रेवेन्यू टू हैव बीन अर्न्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कैन एनीबॉडी टेल? सर कैन यू रिपीट व्हाट आई हैव टू टेल? मैंने कहा कि ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, या जिसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है कि व्हेन वी शुड एज्यूम रेवेन्यू टू हैव बीन अर्न्ड। इस लाइन का क्या सेंस निकल के आ रहा है वो जानना चाहता हूं मैं। और मैं पहले से बोल रहा हूं कि गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, एवरीबॉडी शुड ट्राई। सर सेल्स ऑफ गुड्स को रेवेन्यू कहते हैं। देखो, क्या आपने क्या पूछा, दोबारा बोलना। सर वो सेल्स ऑफ गुड्स को रेवेन्यू कहते हैं ना, इस लाइन का मतलब ये हुआ। नहीं नहीं, सर इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बुक्स में कब शो करेंगे कि हमें रेवेन्यू मिला है, नहीं अर्न हुआ है। नहीं, इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मैं यूं कहूंगा कि मैं ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो रेवेन्यू मेरे पास आया है उसको मैं अपना कब मानूंगा। ध्यान से सुनना वर्ड्स। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई। अब मेरे पास मान लो जुलाई में एक स्टूडेंट ने जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की मुझे 3 महीने की फीस इकट्ठी दे दी। मैंने कहा था कि 3 महीने की अगर कोई देगा तो मैं उससे 4200 लूंगा, मतलब 3 मंथ्स के 4200। ठीक है, मतलब मैंने मंथली फीस 1500 रखी हुई है, लेकिन 3 मंथ्स की कोई इकट्ठी देता है तो 4200। अब मैंने अगर उससे एक साथ ले लिए 4200, तो ये मेरे लिए रेवेन्यू है, 4200 का रेवेन्यू है। ठीक है, बट ये मेरी अर्निंग नहीं है।
लॉ कहता है कि आपने इसके बदले का काम कर दिया है। मतलब मैंने 4200 रुपए लिए, तो क्या मैंने उसके बदले के लिए जो अपनी सर्विसेज देनी थी या अपनी क्लासेस देनी थी, क्या मैंने दे दी? दे दी? नो सर। कब जाके पूरी होंगी? सर सितंबर में 3 जाके पूरी होगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ मैं इसको सितंबर में जाकर अपनी अर्निंग मानूंगा, तब तक मैं इसे अपनी अर्निंग नहीं मान सकता। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है कि आप अपने रेवेन्यू को तभी अपना मान सकते हो जब आप उसके बदले का जो काम है वो कर चुके हो। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स का तो ठीक है, आपको रेवेन्यू मिल गया, लेकिन क्या आपने गुड्स डिलीवर कर दिए? यानी कि क्या आपने गुड्स सामने वाले को दे दिए? अगर दे दिए तो वो आपकी अर्निंग हो गई। लेकिन अगर आपने गुड्स उसको अभी तक नहीं दिए हैं, पैसे पहले पकड़ लिए हैं मगर गुड्स नहीं दिए हैं, तो इट इज नॉट योर अर्निंग, क्योंकि आप उसको वो गुड्स डिलीवर कब करोगे? मान लो अगले महीने करोगे, तो इसका मतलब वो अगले महीने की अर्निंग मानी जाएगी। समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाहता हूँ? यस सर। यानी कि सर तो इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे ना? ना रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यूं करेंगे कि हम अपनी बुक्स में उसको एज अ लाइबिलिटी दिखाएंगे कि हमारे ऊपर एक उधार चढ़ गया, हमने किसी से पहले पैसे ले लिए, जिसको हम यूं वर्ड बोलते हैं ना, प्री रिसीव्ड। मैंने आपको बताया था एक दिन, प्री रिसीव्ड हो गया ना, इसका मतलब है सर वो पेड इन एडवांस। हाँ, वो रिसीव्ड इन एडवांस वाला, यानी कि पैसे ले लिए, अभी सर्विसेज देनी बाकी है, ऐसे कहता था ना मैं। यस सर। तो ये वही वाली चीज आ गई कि मैंने आपसे 4200 रुपए की फीस ले ली, लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाना तो है ना। इसका मतलब कि मैं उस 4200 को अपनी अर्निंग नहीं मान सकता जब तक मैं उसे पढ़ा नहीं देता। अब देखो लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी हुई है जिसको मैं सब कुछ क्लियर करके उसे अंडरलाइन कर रहा हूं। इसको पढ़ के देखो, आपको कुछ समझ आएगा। रेवेन्यू विल बी कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड या अर्नड when the transaction has entered and a liability to receive the amount has been satisfied। क्या मतलब हुआ इसका? ये कह रहा है रेवेन्यू को हम अपना मान सकते हैं तब जब उसके अगेंस्ट जो हमारी लाइबिलिटी बनती है उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया हो। समझे आप? यस सर। तो इसके ऊपर ना बहुत सारे एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा और कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल है, लेकिन दिस इज द रियलिटी। ठीक है, अब टाइम खत्म होने वाला है और मैं आज की क्लास यहीं खत्म करूंगा बिकॉज मुझे कहीं जाना भी है। लेकिन मैं कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आपको सारे प्रिंसिपल्स करा के कल फुल एंड फाइनल खत्म करूंगा, चाहे क्लास 1 घंटे की हो या 1.25 घंटे की हो, जैसे भी हो। ठीक है, सर टाइम क्या है सर? 8 o'clock। 8 o'clock कल तो सर सैटरडे है ना? 9 तक खत्म कर देना सर, क्लास होती है मेरी। देखो ऐसा है, अगर 9 के बाद मैंने 10-15 मिनट ली तो वो आप